हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विवेक डेवलप यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है, ये सारी चीज़ें आज हम अच्छे से जानेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले अपन जानेंगे कि व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट क्या है। जावा स्क्रिप्ट एक डायनेमिक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। क्या है? डायनेमिक स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है, मतलब इसका कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है। जैसे सी लैंग्वेज में अपन क्या करते थे, डेटा टाइप डिफाइन करते थे, अपन इंट देते थे। कैरेक्टर के लिए अपन जो है कार को डिफाइन करते थे, है ना। और डेसिमल वैल्यू के लिए जो है अपन फ्लोट वैल्यू को अपन यहाँ पे डिफाइन करते थे। तो यहाँ पे अपने को ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं करना है, इसलिए अपन इसको डायनेमिक बोलते हैं। इसका जो डेटा टाइप है वो डायनेमिक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड है। इसका मतलब लाइन बाय लाइन जो है आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है रन टाइम पे। फिर इसके बात करें तो सिंक्रोनस, यानी लाइन बाय लाइन पहले एक लाइन कंपाइल होगी, मतलब एक ऑर्डर में चलेगा। उसके बाद सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड है मतलब एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, विच इज़ यूज टू मेक वेब पेज एट्रैक्टिव। इसकी मदद से जो है अपन को वेब पेज अपन एट्रैक्टिव बनाते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट एक डायनेमिक टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटेड है, सिंक्रोनस है और सिंगल थ्रेडेड है, जिसका यूज होता है वेब पेजेस को एट्रैक्टिव बनाने में। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे अपना हुआ कंप्लीट। अब अपन जावा स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी नीड टू लर्न जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट का यूज़ होता है फ्रंट एंड में डॉम मैनिपुलेशंस के लिए। जावा स्क्रिप्ट का यूज़ होता है बैक एंड में सर्वर्स के लिए, एपीआई क्रिएशंस के लिए। कई लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स में इसका यूज़ होता है, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस। अभी क्या है लेटेस्ट में, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनती है, डेप्स जिनको बोलते हैं, तो उसमें भी जावा स्क्रिप्ट का काफ़ी यूज़ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो बनती है, इलेक्ट्रॉन जेएस, स्लैक, ये भी जावा स्क्रिप्ट पे है। जो इस पे अपन कोड लिखते हैं रोज़, विजुअल स्टूडियो कोड, वो भी जावा स्क्रिप्ट में बना हुआ है। और जो टेस्टिंग लाइब्रेरी है डेवऑप्स में, जेएस, साइप्रेस, मोचा, वो भी जो है जावा स्क्रिप्ट में बनी हुई है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं, वो अपने को समझ हो गया। जावा स्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है, तो जावा स्क्रिप्ट वर्क करती है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसके अंदर दो चीज़ें रहती है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। कोई भी वेरिएबल अपन असाइन करते तो वहाँ पे मेमोरी क्रिएशन होता है, कोड एग्जीक्यूशन होता है, कौन सा कोड टॉप पे जाता है, कब वेरिएबल आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है। तो ये मैं जो है आपको आगे बहुत अच्छा डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अपन इसको आगे अच्छे से पूरा समझेंगे, लीफो, कॉल स्टैक, फीफो, कॉलबैक क्यू सारी। और इसके अलावा जो बिहाइंड द सीन जावा स्क्रिप्ट वर्क करती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कॉलबैक हेल्प प्रॉब्लम। जावा स्क्रिप्ट कैसे असिंक टास्क को मैनेज करती है, माइक्रो टास्क क्यू क्या है, इवेंट लूप क्या होता है, और स्टारवेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें अपन आगे जो है बहुत अच्छे से डीप में यहाँ पे अपन जानेंगे। अभी अपन मेन कंसेप्ट समझते जावा स्क्रिप्ट का। भी मैंने आपको बताया कंसेप्ट कि जावा स्क्रिप्ट जो है सिंक्रोनस है। अब सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि आपका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन चलेगा एक प्रकार से ऑर्डर में, यानी पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन 2 होगी, फिर लाइन 3 होगी। तो अपना जो है कोड है सिंक्रोनस रहेगा। फिर अपन ने बात करी थी इंटरप्रेटेड है जावा स्क्रिप्ट। तो इंटरप्रेटेड कैसे है कि ये चेक करेगा कोड को, लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा और एग्जीक्यूट करेगा रन टाइम में। जैसे आपने कोड में लिखा वेरिएबल, ठीक है, और दूसरी लाइन में लिखा लेट, तो ये तुरंत चेक करेगा कि लाइन 1 में कोड इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। फिर लाइन 2 एग्जीक्यूट करेगा, इसमें तो कोई एरर नहीं, तो ऐसे ये रन टाइम में कोड को एग्जीक्यूट करेगा और चेक करेगा कि कोई एरर है या नहीं है। फिर इसके बाद बात करें तो जावा स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे सिंगल थ्रेडेड है। अब जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक टाइम पर एक ही टास्क यहाँ पे चलेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया।
सिंक्रोनस यानी लाइन बाय लाइन कोड चलेगा ऑर्डर में। इंटीग्रेटेड है मतलब चेक करेगा लोड कोड को लाइन बाय लाइन और एग्जीक्यूट करेगा रन टाइम पे। सिंगल थ्रेडेड है मतलब एक टाइम पर एक ही टास्क चलेगा। और मल्टी थ्रेडेड है यानी एक टाइम पर मल्टीपल टास्क चलेंगे। जैसे एक रोड पे एक ही कार चल रही है तो इसको अपन बोल दिया सिंगल थ्रेडेड। अब एक ही रोड पे मल्टीपल कार चल रही है तो ये हो गया मल्टी थ्रेडेड। ठीक है, अब चलते अपन आगे। अब आते हैं कंपाइलेशन फेज। अब जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता था, जब भी अपन C++ इनमें कोड लिखते थे तो अपना क्या होता था, पूरा कोड कंपाइल होता था। क्या होता था, पूरा कोड जो है अपना कंपाइल होता था। और लिखने के बाद जब वो चेक करता था, कंपाइल करता था, पूरा कोड लिखने के बाद अपने को सारी एरर्स दिखती थी। अब जावा स्क्रिप्ट में ये फ़ायदा हो गया है अपने को कि अपना जो भी कोड है वो ऐसे लाइन बाय लाइन अपन उसको चेक कर सकते हैं। वो खुद ही अपने को एरर बता देगा लाइन बाय लाइन में। तो रन टाइम एग्जीक्यूशन में अपने को एरर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अपन पूरा होल कोड लिखते थे, उसके बाद वो कंपाइल होता था, फिर अपने को एरर दिखती थी। तो एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो ये मेन एडवांटेज है जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट के जो फाउंडर थे वो थे ब्रेंडन इक। इन्होंने जावा स्क्रिप्ट इन्वेंट करी थी। ठीक है, कब करी थी, 1919 में। और इन्होंने जो है ब्रेव ब्राउज़र भी बनाया था, जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ब्रेव ब्राउज़र। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट क्यों पढ़ना चाहिए, कि जितने भी बिहेवियर ऐड होते हैं HTML में वो सब जावा स्क्रिप्ट से होते हैं। अपन जावा स्क्रिप्ट को लिंक करते हैं HTML में। हैंडल यूजर इंटरेक्शन जो होता है बटन वाला, लाइक पोस्ट कमेंट वाला, वो जावा स्क्रिप्ट में होता है। डॉम को जितना भी मैनिपुलेशन करते हैं अपन, एलिमेंट आईडी उठाने से लेकर सारी चीज़ें, डॉम मैनिपुलेशन में यहाँ पे इसका यूज़ होता है। API रिक्वेस्ट सर्वर क्रिएशन में इसका यूज़ होता है। और डायनेमिक UI जो अपन क्रिएट करते हैं उसमें जावा स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। अब जावा स्क्रिप्ट को कैसे करते हैं कनेक्ट HTML से, तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट को यदि HTML से कनेक्ट करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक HTML फाइल अपन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपन ने HTML फाइल बनाई है ना। ये HTML फाइल अपनी बन गई है। फिर अपन एक फ़ाइल बनाएंगे index.js अपन ने फाइल बना ली। अब अपन HTML के अंदर जाएंगे और बॉयलर प्लेट के अंदर अपन ये वाला कोड लिखेंगे, स्क्रिप्ट src इक्वल टू index.js। तो आपकी जो है जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिंक हो जाएगी। तो एक्सटर्नल JS इज बेस्ट प्रोफेशनल वे टू क्रिएट अ सेपरेट फाइल फॉर जावा स्क्रिप्ट एंड लिंक्ड विथ स्क्रिप्ट टैग टू लिंक विथ HTML बॉडी। और ये जो बॉडी टैग के अंदर ही अपने को जो है स्क्रिप्ट टैग लिखना रहेगा। तो ऐसा क्यों करते हैं अपन, जिससे क्लीन कोड रहेगा, रीयूजेबल रहेगी और बेटर परफॉर्मेंस रहेगी। इसके लिए अपन जो है एक्सटर्नल HTML फाइल में लिंक करते हैं ताकि अपना क्लीन कोड रहे, रीयूजेबल रहे और बेटर परफॉर्मेंस रहे। ठीक है, तो आइए मैं आपको कोड में भी समझा देता हूँ कैसे अपने को लिंक करना है। ये गए अपन कोड अपन ने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये अपना जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर था, अपन यहाँ गए। मेरी सारी चीज़ें ये बंद कर देता हूँ, एक नया अपन बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले index.html फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली। इसको और जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। index.html फाइल क्रिएट कर ली और एक और index.js भी मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली। अब index.html में अपने को बॉयलर प्लेट कैसे आएगी, 1 के ऊपर शिफ्ट और 1 दबाओगे तो यहाँ पे बॉयलर प्लेट का कोड ओपन हो जाएगा। इसको सेव कर लो, है ना। यहाँ पे भी अपन लिख देते कंसोल लॉग हेलो, इसको भी अपन ने सेव कर लिया। अब अपन इसको लिंक करेंगे तो बॉडी के नीचे जो है यहाँ पे अपन लिखेंगे स्क्रिप्ट src, अपना फाइल का नाम index.js और इसको क्लोज कर देंगे। अब अपनी जो है जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिंक हो गई है। अब अपन चला के देखें, जावा स्क्रिप्ट के फोल्डर में ही है अपन। अब जैसे अपन इसको चलाएंगे नोट index.js तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो प्रिंट हो गया। अब मैं लिखूँगा हेलो विवेक कैसा है, तो यहाँ पे जो है प्रिंट हो गया हेलो विवेक कैसा है। ठीक है, इतना समझ आ गया लिंक कैसे करना है अपने को। अब अपन चलते आगे। तो अब जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होते हैं,
तो वेरिएबल को आप ऐसा समझो कि वेरिएबल एक प्रकार के क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। कंटेनर क्या होते हैं, जैसे एक डब्बे के अंदर अपन चावल रख रहे हैं, एक डब्बे के अंदर सेव रख रहे हैं, एक डब्बे के अंदर अपन शक्कर रख रहे हैं, एक डब्बे के अंदर अपन नमक रख रहे हैं। तो जो भी कंटेनर होते हैं जिसमें डेटा को स्टोर करते हैं उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, कोई भी कंटेनर हो गया जिसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है उसको अपन बोलेंगे वेरिएबल। ये एक डब्बा है, अब इसके अंदर जो है पानी स्टोर है ना, या इसके अंदर नमक स्टोर है, तो इसको अपन बोलेंगे वेरिएबल। यानी ये एक कंटेनर है जिसके अंदर जो है नमक वाला वेरिएबल स्टोर है ना। ये एक गिलास है या ये एक बोतल है जिसके अंदर जो है पानी वाला वेरिएबल स्टोर है। इतना समझ आ गया। अब वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं वार से। वार यानी वेरिएबल, वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की वैल्यू। वार वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल कौन सा है, लेट है, वेरिएबल का नाम बी है, वेरिएबल की वैल्यू 10 है। वेरिएबल कॉन्स्ट है, वेरिएबल का नाम सी है, वेरिएबल की वैल्यू 10.7 है। अब होता क्या है, जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो ये है आपकी मेमोरी, है ना, ये क्या है आपकी मेमोरी है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मेमोरी क्या, जैसे आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो ये एक ऐसी मेमोरी रहती है जिसके अंदर छोटे 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 ऐसे सारे ये ब्लॉक्स रहते हैं। ठीक है, अब ये ब्लॉक्स रहते हैं, तो जैसे आप वेरिएबल क्रिएट करते हो var a बराबर 5, तो होता क्या है, जैसे आप ये वेरिएबल क्रिएट करते हो इसमें ये मेमोरी एलोकेट हो जाती है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा प्लॉट है अपने पास, उसमें अपन ने बोल दिया कि जो छोटा सा प्लॉट का हिस्सा है वो वेरिएबल ए को दे दो जिसकी वैल्यू है 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेरिएबल ए क्रिएट हो गया जिसकी वैल्यू 10 है। तो ये वाला जो हिस्सा हो गया है, मतलब ये वाला जो मेमोरी ब्लॉक हो गया वो किसका हो गया, वेरिएबल ए का हो गया, उसको इतनी मेमोरी एलोकेट हो गई है। ठीक है, अब अगला अपन चलते हैं डिक्लेरेशन। अब होता क्या है, वेरिएबल को क्रिएट करने को अपन बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किसको बोलते हैं, डिक्लेरेशन बोलते हैं कि वेरिएबल को क्रिएट करना है। ये यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया तो इसको अपन बोलेंगे डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे इसको, डिक्लेरेशन। वेरिएबल क्रिएट करना इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, अब होता क्या है, वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिया अपन ने। अब जैसे ये वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये मेमोरी में जगह लेगा वेरिएबल के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे एम्प्टी है, पर जैसे ही अपन ने इसको वैल्यू असाइन करी, वैल्यू इनिशलाइज करी, तो यहाँ पे जो है 20 आ गया। यानी इसका मतलब जो है ये वाला जो मेमोरी ब्लॉक है इसमें 20 आ गया। अभी यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक में सिर्फ वेरिएबल ए था, पर जैसे इसको वैल्यू असाइन करी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। तो ये वही समझाना चाह रहा है डिक्लेरेशन। तो जब भी हम व्हेन वी क्रिएट वेरिएबल बट नॉट इनिशियलाइजेशन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। अपन ने वेरिएबल क्रिएट करा पर इसको इनिशियलाइज नहीं करा। अब अपन ने जो है यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया a बराबर 10, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, यानी a में जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है, वेरिएबल a के अंदर वैल्यू आ गई है 10। ठीक है, अब अपन इसको प्रिंट करके देखें, तो अपन इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। वेरिएबल a के अंदर जो वैल्यू आई है 10 आ गई है। चलो देखते प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ये देखो प्रिंट हो गई 10। अब जैसे ही मैंने इसको हटाया इनिशियलाइजेशन और फिर मैं डिक्लेरेशन का प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को ये देगा अनडिफाइन। ये देखो दे रहा है अनडिफाइन। अब ये अनडिफाइन क्यों दे रहा है, ये अनडिफाइन इसलिए दे रहा है क्योंकि वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर कर दिया है। अब जैसे ही ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है तो यहाँ पे इसको जो है मेमोरी एलोकेट हो गई, मेमोरी एलोकेट हो गई। तो यहाँ पे जो अपने को आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे आउटपुट में जो है अनडिफाइन मिल रहा है। ठीक है, इतना समझ आया। यदि अपन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे जो है अनडिफाइन जो है सेव हो जाती है वैल्यू। क्या हो जाती है, अनडिफाइन सेव हो जाती है। और वहीं पे यदि जैसे मैंने
वार बी डिक्लेयर करा और बी को मैंने वैल्यू दे दी है 10 की। और जैसे ही मैं इसको लॉक करूँगा तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि बी की वैल्यू जो है 10 है। हेलो विवेक कैसा है? अनडिफाइन और बी की वैल्यू 10 आ रही है। अब बी की वैल्यू मैं 50 कर देता हूँ तो क्या 50 आएगी? जी बिल्कुल आएगी। हेलो विवेक कैसा, ऊपर वाला कंसोल हो गया, उसको अपन कमेंट कर देते हैं, इसका भी काम हो गया अपना। इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। ये वाला तो अपन ने अभी समझ लिया है ना, क्यों अनडिफाइन आ रहा, वही अनडिफाइन दे रहा ऊपर, तो इसका भी काम हो गया अपना। हाँ इसका भी काम हो गया, इसको भी कमेंट कर दो। अब बचा है वार बी, बी बराबर 50 कंसोल लॉग बी। तो जैसे इसको अपन रन करेंगे ये दे रहा है 50, ठीक है। वार हटा के भी करोगे तो भी 50 देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया डिक्लेरेशन, ठीक है। इसी के नीचे ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट में जो है बी की वैल्यू आ जाएगी, जो बी की वैल्यू रहेगी बी की वैल्यू प्रिंट होगी। इतना समझ आ गया, ठीक है। तो डिक्लेरेशन क्या है, वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। वेरिएबल को क्रिएट करने को अपन बोलते हैं डिक्लेरेशन, पर इसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती, कोई वैल्यू असाइन नहीं होती है। व्हेन वी क्रिएट वेरिएबल बट नॉट इनिशियलाइजेशन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। व्हेन वी इनिशियलाइज द वैल्यू, व्हेन वी असाइन द वैल्यू इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेयर एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन इज इनिशियलाइजेशन। मतलब डिक्लेरेबल वेरिएबल को यदि आप वैल्यू असाइन करोगे तो उसको अपन बोलेंगे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट में बताया ये है ओनली वेरिएबल नो डेटा टाइप लाइक सी लैंग्वेज। आपको पहले बताया कि इंट ए कैरेक्टर है, फ्लोट है, कैरेक्टर स्ट्रिंग, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चलते अपने वार, लेट और कॉन्स्ट। उसके अंदर अपन मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या तो अपन उसको स्ट्रिंग कर सकते हैं, या तो उसको फ्लोट कर सकते हैं, या कैरेक्टर कर सकते हैं। तो अपन मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपन चलते कंसोल मेथड्स। तो कंसोल क्या होता है, एक प्रकार का प्लेग्राउंड होता है जिसमें अपन कुछ भी चीज़ें डिबग करते हैं, शो करते हैं, आउटपुट करते हैं। तो कंसोल लॉग की सबसे पहली मेथड आती है, इसको भी अपन कमेंट कर देते हैं। ये वाला पार्ट अपना हो गया है और कंसोल बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और ये भी ठीक है, क्लियर। अब अपन सबसे पहले बात करते कंसोल की। तो पहला आ गया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, जिसमें जो भी अपन लॉग करेंगे वैल्यू वो यहाँ दिखेगी, है ना। तो अपन ने सबसे पहले लॉग करा हेलो विवेक कैसा है। तो जैसे ही अपन इसको रन करेंगे यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेस, ये आ गया यहाँ पे कैसा है, ठीक है। फिर अगला अपन करेंगे कंसोल डॉट वार्न। वार्न यानी ये वार्निंग देता है, ठीक है। तो अपन ने इसको कर दिया वार्निंग मिल गई, ठीक है। अब इसको अपन करते रन। जैसे ये रन करा, ये अपना सफारी है, तो मैं इसको क्रोम पे ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन करा, इधर अपन कुछ लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मिल गई, वार्निंग मिल गई है, हेलो विवेक के साथ दोनों प्रिंट हो गए, है ना। फिर आता है अपना एरर और टेबल। तो अपन चलते हैं अब एरर पे, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट एरर, ये मेरी एरर है, ठीक है। ये गए अपन, ये इधर आ गई, अपने को एरर ऐसे रेड में दिखने लग गई, वार्निंग ऐसे वार्निंग में दिखने लग गई, कंसोल लॉग का जो आउटपुट है वो अपने को ऐसे वाइट इसमें दिखने लग गया, ठीक है। अब अगला क्या है कंसोल डॉट टेबल। तो यहाँ पे जो है अपने को डेटा जो है टेबल के फॉर्म में शो होने लगेगा। तो चलो टेबल बना लेते हैं। ये गए कंसोल डॉट टेबल,
और इसके अंदर जो रहेगा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहते टेबल में, क्या रहते हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये नाम लिखा विवेक, है ना। इसकी एज क्या है, इसकी एज है 25 और 36 का से दे दी बाबा। इसकी एज है 25। अब अपन देखे टेबल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, का है क्रोम। ये देखो इंडेक्स आ गया 0, नाम है विवेक, एज है 25। तो यहाँ पे अपने को टेबल भी देखने को मिल गई। ठीक है, लिंक हो गया, कंसोल पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब अपन चलते आगे। फिर इसके बाद जो मेथड आती है वो आती है अलर्ट मेथड, जिसमें विंडो पर एक पॉपअप दिखता है कि मैसेज अपना क्या है। फिर एक मेथड आती है कन्फर्म वाली, जिसमें ओके पर ट्रू मिलता है और कैंसिल पे फॉल्स मिलता है। और एक प्रॉम्प्ट वाली मेथड आती है जिसके अंदर कुछ भी इनपुट लिखते हैं और वो डिफ़ॉल्ट में जो है स्ट्रिंग लेता है। अब इसको अपन समझ लेते हैं। तो ये अपना हो गया है, तो इसको अपन कर देते हैं कमेंट। ठीक है, कहाँ गया भैया, हाँ ये रहा। अब अपन क्या पढ़ रहे थे, एलर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एलर्ट मैं लिखता हूँ ALERT। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ भैया ये मेरा एलर्ट बॉक्स है, ये मेरा एलर्ट बॉक्स है। और जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, ये आ गया मेरा, ये मेरा एलर्ट बॉक्स है। इसको ओके करा, क्लोज हो गया। तो इसको बोलते हैं अलर्ट। जैसे ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई अलर्ट बॉक्स, प्लीज सीन इट। इसको सेव करा। जैसे अपन इधर जाएंगे तो यहाँ पे दे देगा दिस इज़ माई अलर्ट बॉक्स, प्लीज सीन इट। ठीक है, अगला अपन ने क्या पढ़ा था, अगला अपन ने पढ़ा था कन्फर्म। अब कन्फर्म में दो चीज़ें आएगी, या तो वो ट्रू या तो फॉल्स। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे योर एज इज़ 18, क्या आपकी एज 18 है। ये गए अपन, दिस इज़ माई अलर्ट बॉक्स हो गया। ठीक है, ये आ गया योर एज इज़ 18, क्या आपकी एज 18 है। यदि आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा, और यदि यहाँ पे आप फॉल्स कर दोगे तो यदि आप कैंसिल कर दोगे तो आपको जो है फॉल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, कन्फर्म पे यस नो और एनीथिंग वार यूजर कन्फर्म कन्फर्म। तो अब अपन देखें इसकी, अपन इसको कैसे प्रिंट करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, वार, है ना। अब अपने को इसको शो करना है, क्या ये कन्फर्म है ना। तो वार यूजर इक्वल टू कन्फर्म योर एज इज़ 18, और इसको जो है यहाँ पे अपन कंसोल करा लेंगे, सेव हो जाए, है ना। ये गए, योर एज आपकी 18 है, अपन ने क्या ओके। यहाँ पे ट्रू क्यों नहीं आया, एक बार और चलते कैंसिल करते। ये देखो फॉल्स आ गया ना कैंसिल पे, वो रिफ्रेश नहीं हुआ वो इस कारण। योर एज इज 18 ओके करा, ट्रू आ गया। योर एज इज 18, क्या आप 18 साल के हो, नहीं है भैया हम तो बहुत छोटे से हैं, फॉल्स आ गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब अपन चलते आगे। अच्छा, प्रॉम्प्ट, राइट एनीथिंग इन इनपुट, है ना। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट भी अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसे ही आपने प्रॉम्प्ट लिखा, इसके अंदर आपको देना पड़ेगा, जैसे अपन ने लिखा इंटर योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलेगा कि भैया आपका नाम बताओ क्या है, आपका नाम क्या है। जैसे इधर लिखा है इंटर योर नेम विवेक, तो यहाँ पे जो है विवेक आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन यूज़ कर लेते हैं, वार नेम इज इक्वल टू, ये अपन ने करा। ठीक है, और इसको कंसोल करके देख लेते हैं। आपका नाम क्या है भैया, मेरा नाम तो विवेक है, ये आ गया विवेक। अब यदि मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दिया, यहाँ पे नंबर आ गया। कोई क्या, अपन ने कोई डेटा टाइप का स्ट्रिंग वैलिडेशन अभी नहीं लगाया है।
ठीक है। पर जो नंबर आया है वो काई में आया है, स्ट्रिंग में आया है। काई में आया है नंबर, स्ट्रिंग में आया है, ठीक है। और इसको और आपको चेक करना हो तो आप जो है टाइप ऑफ करके प्रॉपर्टी होती है, ये टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आप लगा दोगे तो इसमें जो है आपको टाइप भी बता देगा वो। जैसे मैंने लिखा विवेक, तो यहाँ पे टाइप क्या आया, स्ट्रिंग आया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर, ये मैंने लिखा नंबर, तो नंबर का भी टाइप क्या आया, स्ट्रिंग आया। इसका मतलब ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये सारी चीज़ों को इंग्लिश में कर देता है ना। ठीक है, प्रॉम्प्ट लेगा इनपुट को, तो प्रॉम्प्ट लेगा इनपुट और क्या देगा, स्ट्रिंग देगा। फिर अपन आगे चलते अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन अपन सारे समझ लेते हैं, है ना। ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है और बी की वैल्यू 5 है। कंसोल लॉग करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मल्टीप्लाई, सारे ऑपरेशन हो जाएंगे परफॉर्म। अब होता क्या है, जब भी अपन एडिशन करेंगे, ये मैं आपको इसको लाइव कोड में समझा देता हूँ पूरा, ठीक है। सबसे पहले अपन चलते हैं, ये तो हो गया, अपन इसको कर देते कमेंट, है ना। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको दिया 10 और एक और वेरिएबल बनाया बी जिसको दिया 20, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको करेंगे प्रिंट ए प्लस बी। तो जैसे अपन ए प्लस बी लिखेंगे, अच्छा हाँ यही देख लेते हैं अपन टर्मिनल पे, नोट इंडेक्स डॉट जेड। तो यहाँ पे अपने को आ गया 30, यानी 20 प्लस 10 जो हो गया 30 हो गया। वैसे ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बी और ए रिमाइंडर बी, ठीक है। जैसे ही ये करते हैं अपन, कहाँ गया, तो जैसे ही आप ये करोगे नोट इंडेक्स जोड़, तो आपको देखने को मिल गया ये एडिशन हो गया। 10 माइनस 20 का -10 आ गया, 20 इंटू 10 मल्टीप्लाई 200, डिवाइड करा 0.5 आ गया, ठीक है। और इसका जो रिमाइंडर आया वो भी 10 आया। अब बेसिकली होता क्या है, यदि मैं इसको दे दूँ स्ट्रिंग, ठीक है, इसको मैंने दे दिया स्ट्रिंग ए इक्वल टू 10 और ये है 20, क्या अब ये डिवाइड हो जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये एडिशन हो जाएगा। तो आप देखोगे इसने जो है, ए तो अपना स्ट्रिंग है, अब जो ये है 20 ये अपना नंबर वाला डेटा टाइप है, पर इसने जो है यहाँ पे जो है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, कई में कन्वर्ट कर लिया, स्ट्रिंग में, है ना। बाकी 20 माइनस 10 और बाकी का जो है नंबर में ही रहा। इसका मतलब आपको समझ आया, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अपन ने एक स्ट्रिंग दी है तो इसने जो है इसको और इसको कॉन्केटिनेट कर लिया। जैसे ये दोनों कॉन्केटिनेट हो गए तो ये जो है 10 20 आ गया, है ना। फिर इसमें जो है ए माइनस बी, ए इंटू बी, तो इसमें जो है ये जो स्ट्रिंग था ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे अपने को ये देखने को मिला है कि जो एडिशन है वो दो तरीके से काम करता है ना। एक तो एडिशन करेगा और दूसरा जो है कॉन्केटिनेशन करेगा, ठीक है। तो जैसे अपन ने लिखा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। अब जैसे ही मैं हेलो लिखूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो हेलो 20 हो जाएगा और बाकी तो कुछ मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा, तो सब दूर क्या आ गया, नोट अ नंबर। और ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, तो एडिशन के पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रहती है कॉन्केटिनेट की, तो वो यहाँ पे क्या कर लेगा, कॉन्केटिनेट कर लेगा। तो ये हेलो 20 हो गया और बाकी तो कुछ होंगे नहीं, क्यों नहीं होगा, कोई कि डिफरेंट डेटा टाइप है, यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग है, यहाँ पे नंबर है। और यदि यहाँ पे नंबर होता तो वो टाइप कोवर्जन की मदद से कन्वर्जन करके अपने आप को अपग्रेड कर लेता, भी अपन आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है
नंबर नंबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रिंग है कैरेक्टर और यहाँ पे नंबर है, तो दोनों बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं, तो इसने नोटा नंबर दे दिया। और जब ये हो सकता है तो hello20 एडिसन के पास प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आप याद रख लो, एडिसन ऑपरेटर के पास स्पेशल प्रॉपर्टी है एडिशन की और कॉन्केटिनेशन की, एडिशन की और कॉन्केटिनेशन की। ठीक है, फिर अपन चलते हैं ना, यही अपन ने देखा कि एक हलो दिया, उसके अंदर वैल्यू 20 थी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नोटा नंबर आएगा, क्योंकि दो वेरिएबल है और दोनों का डेटा टाइप जो है अलग है। ठीक है, फिर आता है वेरिएबल ए, जिसको अपन ने नाम दिया विवेक, वेरिएबल बी जिसको दिया कुशवा। अरे आप ए माइनस बी करोगे तो ये नोटा नंबर देगा, पर वहीं पे ए प्लस बी करोगे तो दोनों को कंबाइन कर देगा। ये तो सबको पता ही है कि ऊपर वाला जो बचता है, जैसे 20 है उसको डिवाइड कर रहे 5 से, तो जिससे डिवाइड करेंगे वो डिवाइज़र रहेगा, कितनी बार में डिवाइड हो रहा है वो क्वेश्चन रहेगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, चलो आगे। फिर आता है स्ट्रिंग। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब अपन कंसोल में आउटपुट देखते हैं तो स्ट्रिंग का कलर वाइट रहता है और नंबर्स का जो कलर है वो पिंक रहता है। ये देखो, स्ट्रिंग का जो कलर है वो वाइट है और इधर जो नंबर का कलर है वो जो है पिंक है ना। अब आते हैं अपन क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग पे। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है, वेबसाइट जब बनाते हैं अपन, वेबसाइट बनाने का HTML पेज बनता है, खाली आएगा, चीज़ रूट एलिमेंट साथ आती है और लोड होता है। अब बेसिकली होता है क्या है, जैसे ही आपका HTML पेज एलिमेंट, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है, जो क्लाइंट पे दिखती है, जो फ्रंट एंड पे लिखती है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, HTML पेज लोड होगा, उसके बाद जो है रूट एलिमेंट आएंगे। क्लाइंट साइड रेंडरिंग का मतलब क्या, सबसे पहले HTML पेज आएगा, उसके बाद क्या आएंगे, रूट एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले HTML पेज, उसके बाद रूट एलिमेंट। ठीक है, ये होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। और सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है, सब कुछ वहीं पे पहले HTML ही लेकर आ जाता है, इसको बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। कि आपकी वेबसाइट जब लोड होगी तो पूरे डेटा के साथ, रूट एलिमेंट के साथ, सारी चीज़ों के साथ लोड होगी, उसको बोलेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग। यहाँ पे SE और O, यहाँ पे जो है SE और O, ACO जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो बहुत अच्छे से होता है और इसमें थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपना लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइप कोहर्सन। ठीक है, तो टाइप कोहर्सन क्या होता है, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है। टाइप कोहर्सन क्या करता है, एक प्रकार का इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, जो ऑटोमेटिक चेंज कर देता है डेटा टाइप को एक से दूसरे में, जैसे स्ट्रिंग को नंबर में कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइप कोहर्सन। तो टाइप कोहर्सन जो होता है वो इम्प्लिसिट होता है, और जो टाइप कन्वर्जन होता है वो या तो इम्प्लिसिट होगा या एक्सप्लिसिट होगा। ठीक है, अब जैसे इम्प्लिसिट है, वार ए अभी अपन ने लिखा 5 जो कि स्ट्रिंग, और वार बी लिखा 9 जो कि नंबर है। जब इसको a प्लस बी करोगे तो आउटपुट जो आएगा आपका 59 आएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है और इसने जो ये नंबर है इसको भी एज अ स्ट्रिंग कंपेयर करा है। ठीक है, a प्लस बी में ये क्या कर देता है, यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर लेता है। पर यहीं पे यदि आप चलाओगे a माइनस बी, तो यहाँ पे ये आपको देगा 5 माइनस 9, यानी आपको मिलेगा -4। ठीक है, और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, वी यूज डेटा टाइप नंबर कंसोल लॉग नंबर a प्लस बी। तो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, अपने को एक्सटर्नली जो है उसको डेटा टाइप देना पड़ता है कि ये डेटा टाइप जो है नंबर है। तो जैसे ही जो ये ए स्ट्रिंग है ना, ये यहाँ पे ऐसा ए नंबर है, तो ये जो स्ट्रिंग है ये जो है नंबर में कन्वर्ट हो जाती है, और प्लस बी, तो आउटपुट जो है आपको 14 देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक बार आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड में।
जैसे ये कर लेते हैं अपन, वार ए 10 ए बी 20। जैसे अपन ने इसको अभी प्लस करते, जैसे अपन इसको प्लस करेंगे क्या आएगा, 10 20 आ जाएगा। पर जैसे अपन माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे अपने को देगा -10, दे रहा है -10। और यहीं पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने को दे देगा 200। हाँ भैया दे दिया। पर जैसे ही अपन ने इसको लिख दिया विवेक तो ये दे देगा नोट अ नंबर। जैसे अपन ने इसको यहाँ पे दे दिया प्लस, प्लस की प्रॉपर्टी है भैया कॉन्केटिनेट करने की, तो यहाँ पे दे देगा विवेक 20। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भैया मेरे पास मेरा नंबर स्ट्रिंग में है, उसको आपको नंबर में देना है। ठीक है, ये आपका नंबर स्ट्रिंग में है, यहाँ पे अपन इसको नंबर में दे देते हैं। ये मैंने लिखा नंबर। अब मैं चला के देख लेता हूँ, 10 20 क्या हो गया, 30 हो गया। यानी अब ये कॉन्केटिनेट नहीं हुआ, अभी ये सिंपल एडिशन हुआ। तो यहाँ पे जो है इसको नंबर वाला टाइप देना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट वाला कन्वर्जन। ठीक है। अगला है अपना कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो भी एक सर्टेन कंडीशन पे वर्क करेंगे उसको अपन बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। ये दो तरीके के होते हैं, एक इफ एल्स और एक होता है एल्स इफ। अब इफ एल्स में इफ एल्स एंड एल्स इफ आर स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। ठीक है, एक सर्टेन कंडीशन के बेसिस पे जो है कंडीशन अपनी एग्जीक्यूट होती है। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इवेल्यूट टू ट्रू। यानी इफ कंडीशन के अंदर, इफ की कंडीशन अपनी यदि ट्रू होगी तो उसके अंदर का जो है अपना कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड इज स्पेसिफाइड कंडीशन इवेल्यूट ट्रू। यदि इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड अपना रन होगा। यदि इफ कंडीशन फॉल्स है तो इस ब्लॉक को ये स्किप कर देगा और एल्स वाले ब्लॉक में आके ये रन कर देगा। ठीक है। तो बेसिकली आप आएंगे, आपकी कंडीशन चेक होगी, यदि ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ ब्लॉक, यदि आपकी कंडीशन फॉल है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा एल्स ब्लॉक। ठीक है। आइए अपन समझते हैं और अच्छे से। इसका काम हो गया है, इसको अपन कमेंट कर देते। ठीक है, अब अपन समझते हैं। मान लो एज है मेरी 17। कितनी एज है, 17 एज है। अब मैंने इसको बोला कि भैया आपकी एज यदि 17 से बड़ी है, क्या है, आपकी एज 17 से बड़ी है तो आप जो है वोट दे सकते हो। यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अरे वोट। ठीक है। और यदि 17 से कम हुई, बेसिकली 18 के ऊपर रहता है, यदि आपकी एज 18 से बड़ी तो आप वोट दे सकते हो, अदरवाइज आप वोट नहीं दे सकते हो। तो अपन इधर लिख देते इनवैलिड वोट। ठीक है। हम जैसे इधर अपन प्रोग्राम रन करेंगे तो क्या आ गया, इनवैलिड वोट, कोई की अपनी एज 18 से छोटी है। जैसे अपन ने 18 से बड़ी करी, 19 करी, तो यहाँ पे अब अपने को आ जाएगा कि आप वोट दे सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो इसको बोलते हैं इफ एल्स कंडीशन। अब होता क्या है, यदि अपने को मल्टीपल कंडीशन चेक करनी सिक्वेंसली है ना, चेक मल्टीपल कंडीशन सिक्वेंसली, तो इट कैन बी यूज व्हेन यू वांट टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन एंड हैंडल ईच केस विथ डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पे मार्क्स से अपना 95 है ना, यदि मार्क्स 90 से बड़े हैं, 90 से भी ज़्यादा मार्क्स आ गए उसको, तो क्या बोलेंगे अपन, भाई तो टॉपर है, भाई टॉपर, एक नंबर टॉपर है भैया। यदि मार्क्स उसके 80 से कम आते, 80 से ज़्यादा आते और 90 से कम, तो अपन बोल सकते हैं हाँ भाई अच्छी प्रोग्रेस है, बढ़िया करा आपने, मस्त काम करा। यदि उसके मार्क्स 50 से ज़्यादा से 80 से कम आते तो अपन बोलते हैं एवरेज स्टूडेंट है। और यदि उसने कुछ भी नहीं करा तो फिर तो ये बोलेंगे कि भाई ने नाक कटवा दी। ठीक है। तो बेसिकली आई होप आप सबको चीज़ें समझ आई होगी
कैसे अपन ने कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं कैसे वर्क करते जावा स्क्रिप्ट में, टाइप कोवर्जन क्या होता है, कैसे जो है स्ट्रिंग एक नंबर में कन्वर्ट हो जाती है ना, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कैसे होता है, ये स्ट्रिंग को यदि अपने को ऐड कराना है तो उसका अपने को एक्सटर्नल तरीके से डेटा टाइप देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अपन आगे बात करें तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है वो अपन ने अच्छे से समझा कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग में जो है पूरा HTML पेज लोड हो जाता है ना, और रूट एलिमेंट भी जो है पहले HTML पेज लोड होगा उसके बाद इसके रूट एलिमेंट आएंगे, और जो सर्वर साइड रेंडरिंग है इसमें क्या होगा सारी चीज़ें जो है एक साथ आ जाती है। फिर अपन चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो अपन ने देख लिए सारे है ना, ए प्लस माइनस डिवाइड ये वो डिविजर क्वेश्चन रिमाइंडर है ना। यदि स्ट्रिंग हलो है और अगला नंबर 20, यदि इसको ए प्लस भी करोगे तो ये अपने को देगा हलो 20, और यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों डिफरेंट डेटा टाइप है, दो वेरिएबल डिफरेंट डेटा टाइप के हैं तो ये देगा नोट अ नंबर। ठीक है। फिर अपन ने देखा कि अलर्ट विंडो पे एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, अलर्ट पे कन्फर्म पे दो चीज़ें आती, ट्रू और फॉल्स, क्या आप लड़के हो, हाँ मैं लड़का हूँ। प्रॉम्प्ट, कुछ भी आप इनपुट दोगे, इंटर योर नेम, इंटर योर एज, तो वो पूरा जो है स्ट्रिंग में जाएगा। इसके अलावा कंसोल की मेथड देखी, लॉग, वार, एरर और टेबल। ठीक है। इसके अलावा अपन ने देखे कि सी लैंग्वेज में इतने सारे टाइप्स रहते हैं, फ्लोट, कैरेक्टर, इंट, कार, इधर सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता है जिसके अंदर अपन सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर अपन ने जाना डिक्लेरेशन क्या होता है, कि डिक्लेरेशन क्या होता है जब भी अपन वेरिएबल को क्रिएट करते पर उसको इनिशियलाइज नहीं करते उसको अपन बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, और जैसे इसको इनिशियलाइज कर देंगे तो इसको इनिशियलाइजेशन बोलेंगे, है ना। यदि अपन ने जैसे डिक्लेयर करा है तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी ब्लॉक में, यदि अपन उसको एक्सेस करेंगे तो वो क्या देगा, अनडिफाइन देगा, पर यदि उसमें वैल्यू असाइन करने के बाद एक्सेस करेंगे तो उसकी अपने को वैल्यू देखने को मिल जाएगी, है ना। वार ए बराबर 5, तो मेमोरी के अंदर जाके एक ब्लॉक बन जाता अपना कि अपना वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 10 है। कंटेनर होते हैं जिसके अंदर कुछ भी डेटा स्टोर अपन कर सकते, चीनी का डब्बा, बोतल के अंदर पानी, है ना। जावा स्क्रिप्ट को कैसे लिंक करना है, तो HTML फाइल अपन बनाएंगे और एक index.js फाइल बनेंगे। HTML की बॉयलर प्लेट बॉडी टैग के अंदर जो है अपन लिखेंगे स्क्रिप्ट src, अपनी फाइल का नाम index.js, और टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट की यूज़ होती है HTML बिहेवियर, हैंडल, यूजर इंटरेक्शन, डोम को मैनिपुलेट, API, डायनेमिक UI के लिए, है ना। कंपाइलेशन में क्या होता था, पूरा कोड एक बार में कंपाइल होता था उसके बाद अपने को एरर देखती थी। इंटरप्रीटर में क्या हो गया, लाइन बाय लाइन वो कोड चेक करता था, एरर देता था। कैसे भैया, ये मैंने लिखा लेट एज इक्वल टू 18, भैया इसकी तो एज 18 है, फिर मैंने लिख दिया लेट एज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे ये देखो अभी से ही एरर देने लग गया, रन टाइम पे एरर दिख रहा है, री डिक्लेयर ब्लॉक स्पेस वेरिएबल एज, री डिक्लेयर, कोई के ऊपर डिक्लेयर है, चलो इसको अपन नाम दे देते हैं यूजर, है ना। और यदि इसको भी अपन यूजर दिया तो ये फिर एरर देने लग जाएगा, ये देने लग गया एरर, इसलिए इसको बोलते हैं अपन इंटरप्रेटर। रन टाइम पे जो है एरर आपको देखने को मिलेगी। फिर वही सिंगल सिंक्रोनस लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटेड, चेक कोड लाइन, एग्जीक्यूट कोड, रन टाइम, सिंगल थ्रेड एक टाइम पर एक टास्क, मल्टी थ्रेड एक टाइम पर मल्टीपल टास्क, ये सब चीज़ें अपन आगे डिटेल में अच्छे से जानेंगे। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। जावा स्क्रिप्ट का पहला दिन आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा जिसमें जावा स्क्रिप्ट के सारे बेसिक्स आपको समझने को मिले। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली सीरीज़ में जिसमें अपन आगे फंक्शंस के बारे में जानेंगे, लूप्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।